यिल्दिज़ और आलिया यहाँ पर वही इमेजिनेशंस वाला खेल खेल रही होती हैं। आलिया यिल्दिज़ को फिर कहती है, अगर मैं ना होती तो तुम एक गरीब इंसान से शादी कर लेती, सारी उम्र हाउसवाइफ बनकर और उसकी माँ के जुल्म और सितम सहती हुई रह जाती। यिल्दिज़ कहती है, सारा क्रेडिट हर वक्त तुम अपने आप को ही देती रहती हो। आलिया कहती है, फर्ज करो अगर मैं ना होती तो तुम एक गरीब इंसान से शादी कर लेती और तुम उसकी माँ के साथ रहती, जैसे तुम अभी भी रह रही थी अपनी माँ के साथ। लेकिन वो आदमी थोड़ा सा अमीर होता, इतना अमीर नहीं, दुआन जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, और वो तुम्हें धोखा दे रहा होता। यहाँ पर इमेजिनेशन में दिखाते हैं यिल्दिज़ की शादी हो चुकी है, सामने इसकी सासू माँ बैठी हैं। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन तुम अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं सीखी, इतने घंटे लगाकर नाश्ता लेकर आई हो। यिल्दिज़ कहती है, जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वो अपने शोर को आवाज़ देती है, यानी अरसिन को, अरसिन आ जाओ नाश्ता कर लो। उसकी सास कहती है, इतना गला फाड़ के क्यों बोल रही हो, ऐसा बोलो। यिल्दिज़ फिर चिल्लाकर बोलती है, अरसिन आ जाओ नाश्ता कर लो। पर अरसिन यिल्दिज़ का शोर किसी से बातें कर रहा था फ़ोन के ऊपर, यानी वो यिल्दिज़ को चीट कर रहा है और वो बहुत जल्द उस औरत के साथ कहीं बाहर घूमने जाने वाला है। इतने में यिल्दिज़ आ जाती है दरवाज़ा खटकाते हुए। यिल्दिज़ का शोर एकदम घबरा जाता है और फ़ौरन ही यिल्दिज़ को देखकर फ़ोन बंद कर देता है। यिल्दिज़ उसे कहती है कि हम भी कहीं घूमने चलते हैं ना, इतने साल हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। उसका शोर कहता है, अभी तुम्हें मैं कुछ हफ्ते पहले ही तो लेके गया था पिकनिक के ऊपर। यिल्दिज़ कहती है, मुझे पिकनिक पर नहीं जाना, बल्कि हम दोनों को कहीं जाना चाहिए बाहर, चलो हम वहीं पेरिस चलते हैं। उसका शोर उसे कहता है कि हमारे पास अभी हालात नहीं ठीक और वैसे भी पैसे नहीं है, पेरिस बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, इसलिए तुम चुप करके घर बैठी रहो। यानी मेरा शोर मुझे चीट कर है, ख्वाब में भी मेरे लिए तुम कभी अच्छा मत सोचना। यिल्दिज़ चुप रहो, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। यहाँ पर यिल्दिज़ की सास अपने बेटे से कहती है कि मुझे डेंटिस्ट के जाना है अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाने। अरसिन उसे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं मोम, आप ज़रूर जाएं। हम तो मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और खर्चे कुछ कम करो, तुम अपनी माँ को क्यों कह रहे हो कि जाकर डेंटिस्ट से अपना क्राउन लगवा के आए। अरसिन कहता है कि वो एक हेल्थ प्रॉब्लम है, तुम्हारी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। यिल्दिज़ कहती है कि क्राउन लगवाना एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बल्कि ब्यूटी के अंदर ही आता है। यिल्दिज़ को अरसिन पे बहुत गुस्सा आता है कि कैसा बचकांड आदमी है, मुझे कैसे कह रहा था, अपनी माँ को कैसे कह रहा है। खातून बोलती है कि अरसिन देखो ज़रा, अभी तुम घर से बाहर नहीं निकले तो कैसे मुझे बातें सुना रही है, तुम जाओगे तो पता नहीं क्या हाल करेगी मेरा ये। अरसिन कहता है, यिल्दिज़ मेरी माँ की इज़्ज़त करो। यिल्दिज़ कहती है उसे, मैं हमेशा तुम्हारी माँ की इज़्ज़त ही करती हूँ। बेचारी यिल्दिज़ को इमेजिनेशन में भी अच्छा शोर नहीं मिला। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं बाद में यिल्दिज़ की जो सासू माँ होती हैं वो जा रही होती है शॉपिंग पर और डेंटिस्ट के पास। उसके पास एक बहुत खूबसूरत सा बैग होता है और वो उसे कहती है कि ये बैग मुझे मेरे बेटे अरसिन ने दिला के दिया है। और यिल्दिज़ उसे कहती है, मुझे तो आज तक कभी कोई फूटी कोड़ी भी नहीं दी और इसको देखो कैसे ब्रांडेड बैग दिला के दे रहा है। इमेजिनेशन को आगे बढ़ाते हुए दिखाते हैं कि यहाँ पर आसमा के बहुत सख्त हालात चल रहे होते हैं। वो यिल्दिज़ से कहती है, मुझे अपने घर का रेंट देना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो अपने अमीर शोर से कहो ना कि तुम्हें कुछ पैसे दें। यिल्दिज़ कहती है, अम्मी एक अमीर आदमी से शादी करने के बावजूद भी मैं गरीबों वाली ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, वो मुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ करती हूँ आपके रेंट के लिए। को देखे मेरी सास को गई है अपने सारे काम करने और मुझे देखे मैं यहाँ पर घर में सड़ रही हूँ। आसमा उसे कहती है, तुम्हें भी बाहर जाना चाहिए, जाके अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, चलो हम भी शॉपिंग पे चलते हैं। यहाँ पर यिल्दिज़ आसमा के साथ शॉपिंग करते हुए अपनी फेवरेट शॉप में जाती है और उस शॉप में जाने के बाद वहाँ पर सबसे सस्ती वाली चीज़ उठाती है, यानी उसको एक पर्स नज़र आता है वहाँ पर और वो उसको उठा लेती है। फिर कहती है कि मैं यही खरीदूंगी। माँ कहती है, मैंने सुना है कि कभी भी कोई पर्स यानी पैसे रखने वाली चीज़ खुद नहीं खरीदनी चाहिए बल्कि किसी और को खरीद के देनी चाहिए, इससे तुम्हारे पास पैसे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, यानी हर वक्त तुम्हारे पर्स में पैसे ही रहेंगे। यिल्दिज़ कहती है, आप मुझे कहाँ से खरीद के देंगी, आपके पास अपने घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, आप मुझे पर्स खरीद के देंगी, ये खुद ही खरीद लूँगी। यिल्दिज़ ये पर्स खरीदने के लिए उस कैशियर के पास जाती है। जब वो उसको अपना कार्ड निकाल कर देती है तो वो बहुत बार कोशिश करती है, लेकिन यिल्दिज़ का कार्ड नहीं चलता और उसको बताती है कि आपके पास कोई और कार्ड है तो दें। यिल्दिज़ कहती है, मेरी क्रेडिट की अभी तक बहुत लिमिट थी, ये कैसे नहीं चल रहा। वो उसको कहती है कि बार बार कोशिश करो, हो सकता चल जाए। यिल्दिज़ आसमा से कहती है, इसकी तो बहुत ज़्यादा लिमिट थी, ये क्यों नहीं चल रहा। आसमा यिल्दिज़ से कहती है, जाके अरसिन को फ़ोन करो, पता करो कि क्या मसला है। यिल्दिज़ शॉप से बाहर निकलकर अरसिन को फ़ोन करती है। अरसिन यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, उसको चुप कराता है कि बोलना मत और यिल्दिज़ से बात करता है। यिल्दिज़ उससे कहती है कि मेरा कार्ड क्यों नहीं चल रहा। अरसिन उसे कहता है, मैं अभी तक मीटिंग में हूँ, मुझे फ़ोन मत करो, मैं बाद में फ्री होकर तुम्हें खुद फ़ोन करूँगा। और ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है, तो मैं क्या कह रही थी। वो अरसिन कहता है कि उसका कार्ड नहीं चल रहा और चलेगा भी कैसे, क्योंकि सारे पैसे तो मैंने निकाल लिए हैं ताकि हम दोनों बाहर जा सकें और वैसे भी इन पैसों की मैंने टिकट खरीद लिया है। अच्छा हुआ यिल्दिज़ के साथ अब सड़े अपने घर में बैठकर। यिल्दिज़ कहती है, ये आदमी मुझे धोखा देकर चला गया, तुम कभी तो मेरी कोई हैप्पी एंडिंग कर दिया करो। आलिया कहती है, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी हैप्पी एंडिंग कभी भी नहीं, यानी अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तुम इतनी जल्दी हाइपर क्यों हो जाती हो। अभी तो तुम्हें वो बहुत बर्बाद करके जाएगा, लेकिन बाद में देखना तुम फिर से मुझसे मिलोगी और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ पर अरसिन हर चीज़ लेकर और यिल्दिज़ को बैंकरप्ट करके वहाँ से भाग जाता है। यिल्दिज़ कहती है, अपनी माँ को मेरे मत्थे छोड़कर और खुद भाग गया कमीना। आसमा कहती है, यिल्दिज़ अब हम क्या करेंगे। यिल्दिज़ कहती है, हम मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अम्मी। आसमा कहती है, यिल्दिज़ कुछ काम ढूंढो, ये ना हो कि हम लोग सड़कों पर आ जाएं। तुम अपनी पुरानी जॉब पे क्यों नहीं जाती, जहाँ से तुमने शुरू किया था, वापस वहीं पर जाओ, हो सकता है तुम्हें वहाँ पर काम मिल जाए।
दिखाते हैं यल्दिज़ वापस से अपनी पुरानी जॉब पर आ जाती है और यहाँ पर यल्दिज़ रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही होती है कि इतने में आलिया आती है। वो आलिया को देखती है और आलिया के पास जाती है। वो आलिया के पास आती है और आलिया से जॉब मांगती है। वो कहती है कि आप मुझे याद तो होंगी, आपने मुझे एक दफ़ा ऑफर की थी लेकिन वो मैं ठुकरा दी थी, लेकिन अभी मुझे इस ऑफर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आलिया कहती है हाँ मैं तुम्हें ऑफर दी थी लेकिन तुमने वो ठुकरा दी थी, लेकिन तुमने अच्छा ही किया क्योंकि मेरा वो पिछला वाला शोहर मर गया था और मैंने एक नए आदमी से यानी अमीर आदमी से शादी कर ली और अब मैं बहुत खुश हूँ। यल्दिज़ आलिया से कहती है मुझे किसी असिस्टेंट की जॉब दे दे, आपका सारा काम करूँगी। आलिया कहती है अच्छा चलो ठीक है, तुम 1 महीना मेरे घर काम करो, अगर तो तुम मुझे अच्छी लगी तो मैं तुम्हें परमानेंट के लिए रख लूँगी। आलिया कहती है इसी तरह तो फिर तुम मेरे घर आओगी मेरी असिस्टेंट बनकर। कहानी एक दफ़ा फिर से रिपीट होगी और मैं तुम्हें मेंशन में मिलूँगी। तुम्हें तो पता है मेरी सारी ज़िंदगी मेंशन में तो गुजरी है, एक मेंशन से दूसरे मेंशन, दूसरे से तीसरे मेंशन। यल्दिज़ कहती है अच्छा तो फिर किस मेंशन में अपने डेरा डाला है। आलिया कहती है वो तुम अब खुद देखोगी आगे। यहाँ पर कोई और मेंशन नहीं बल्कि दुआन का मेंशन होता है और यहाँ पर सामने से दुआन आता है और दुआन आलिया के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। लगता है शायद ये आलिया को यल्दिज़ समझ रहा है और आलिया यल्दिज़ का तारुफ कराती है दुआन के साथ और इनके तारुफ के बाद आलिया और दुआन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यल्दिज़ इन दोनों का प्यार देखकर बहुत जेलस होती है, यानी उसके हसरत भरी निगाहों से देख रही होती है उन दोनों को। यहाँ पर इमेजिनेशन से बाहर आके आलिया कहती है तुम मेरी ज़िंदगी एक दफ़ा फिर से ख़राब करोगी, यानी जाहिर है हिस्ट्री रिपीट होगी और तुम मेरा सारा कुछ ख़राब कर दोगी। मैं तुम्हें उस घर से निकाल के फिर से गरीबी में ले आऊँगी। यहाँ पर आसमा को यल्दिज़ बता रही होती है कि आलिया और दुआन का प्यार तो मुझसे देखा नहीं जाता, यानी एक आलिया जैसी औरत को दुआन जैसा आदमी कैसे मिल गया। आसमा पूछती है क्या आलिया के कोई बच्चे भी हैं। यल्दिज़ कहती है इस शोर के साथ तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके पुराने वाले शोर के साथ उसके 2 बच्चे हैं और जो बाहर रहते हैं। आसमा कहती है तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम दुआन के सामने आलिया को नीचा दिखाओ और कुछ ऐसा करो कि तुम आलिया की जगह तुम ले लो, इस तरह तुम्हारा एक मेंशन में रहने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। यहाँ पर दिखाते हैं कि यल्दिज़ से आलिया हर तरह के काम करवाती है। तो दुआन जितनी दफ़ा भी इस ड्रामे में दिखाया है इमेजिनेशन के अंदर, वो आलिया को कुछ ना कुछ गिफ्ट देता ही रह रहा है और जिसको देख के यल्दिज़ के दिल में इतने उम्मीदें और इतने अरमान जागते हैं। आलिया उसको रिंग दिखाते हुए हाथ से कहती चलो जाओ यहाँ से, यानी वो आलिया यल्दिज़ को जान जान के शो ऑफ करा रही होती है अपनी सारी चीज़ें। यहाँ पर दिखाते हैं कि इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही आगे चले गई है। आलिया यल्दिज़ से मसाज ले रही होती है कि इतने में दुआन आ जाता है एक दफ़ा फिर से और वो आलिया के लिए एक खूबसूरत सा सेट लेकर आता है, जिसको देखकर यल्दिज़ की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं और इन दोनों का फेक प्यार एक दफ़ा फिर से दिखाते हैं। आलिया यल्दिज़ को एक दफ़ा फिर से ये चीज़ें शो ऑफ कराती है, जैसे आलिया यल्दिज़ को जान जान की चीज़ें दिखाना चाह रही होती है। यल्दिज़ तो खोई होती है उसके सेट के अंदर कि आलिया उसको चुटकी बजा के उसको होश में लेकर आती है कि चलो जाओ यहाँ से काम करो जाके अपना। यहाँ पर यल्दिज़ जब आलिया कपड़े रखने आती है तो वो उसके कपड़े देखना शुरू कर देती है। इतने में दुआन आ जाता है और दुआन को देखकर यल्दिज़ एकदम हड़बड़ा जाती है। दुआन सर आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप आने वाले, मैं तो आलिया मैम के कपड़े रखने आई थी, मैं चलती हूँ यहाँ से। अब यल्दिज़ हड़बड़ा के बोलती है, इतने में आलिया साहिब आ जाती हैं। आलिया को देखकर यल्दिज़ कहती है आलिया मैम मैं तो आपके कपड़े रखने आई थी, मुझे नहीं पता था कि दुआन सर आ जाएंगे, मैं बस कपड़े रखकर यहाँ से जा रही हूँ। आलिया आते ही अपने मिसाइल छोड़ती है यल्दिज़ के ऊपर। वो यल्दिज़ को कहती है तुम मेरे शोर के साथ इस कमरे में क्या करी थी आकर तुम यहाँ पर। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारी मेरी शोहर के ऊपर बहुत गंदी नज़र है, तुम करना क्या चाहती हो, दफ़ा जो निकल जाओ मेरे इस घर से, आज के बाद कभी ना देखूँ मैं तुम्हें यहाँ पर। यल्दिज़ कहती है अच्छा तो आलिया बस ये बहुत था तुम्हारे लिए मेरे साथ करने के लिए। नो नो नो, क्योंकि तुम्हें कहीं पर जॉब नहीं मिली और ना ही तुम्हें किसी ने कभी कबूल किया, इसलिए तुम्हारी शादी तुम्हारे पड़ोसी की बेटे के साथ होगी और वो तुम्हारे एरिया का सबसे मशहूर सबसे फेमस कसाई है। और यहाँ पर दिखाते हैं यल्दिज़ बैठी होती है अपने मोहल्ले के सबसे फेमस कसाई के साथ और वो यल्दिज़ के लिए एक बकरा भी लेकर आता है, जिससे यल्दिज़ को सख्त बू आ रही होती है। फिर यल्दिज़ ना चाहते हुए भी उठकर डांस करती है अपनी शादी पर और यहाँ पर ही यल्दिज़ की सैड एंडिंग ख़त्म होती है। और यहाँ पर यल्दिज़ को गुस्सा आता है अपनी सैड एंडिंग पर। वो आलिया की स्टोरी शुरू करती है और आलिया से कहती है देखना तुम्हारे साथ मैं सबसे ज़्यादा बुरा करूँगी। आलिया की स्टोरी शुरू होती है इमेजिनेशन के साथ। यहाँ दिखाते हैं कि आलिया को खालिद को मारने के जुर्म में 1-2 साल की कैद होती है और जब वो जेल से बाहर निकलती है तो कोर्स को लेने आता है और वो आलिया को एक खस्ता हाल घर पर लेकर जाता है। आलिया वहाँ जाकर कहती है लगता है मैं कोई बुरा ख्वाब देख रही हूँ, यानी मैं इस घटिया जगह पर कैसे रह सकती हूँ। आलिया की स्टोरी में आलिया भी वहीं पर काम करती है जहाँ पर यल्दिज़ ने किया था। यहाँ पर आलिया झूठ बोल करके उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो यहाँ पर काम कर रही होती है। और थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि आलिया का बॉस वापस आता है और उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, तुम्हारा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कल जाओ हमारे रेस्टोरेंट से, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आलिया जॉब छूटने पे बहुत दुखी होती है। इतने में दिखाते हैं कि यल्दिज़ आती है ज़ैनब के साथ और आलिया को अपनी स्टोरी याद आ जाती है। ये छुप छुप के यल्दिज़ को देख रही होती है कि इतने में यल्दिज़ के पास चली ही जाती है। वो आलिया यल्दिज़ के पास जाती है, उससे कहती है मिस यल्दिज़ मैम क्या आपने मुझे पहचाना, ठीक 6 साल पहले मैंने आपको यहाँ पर एक जॉब ऑफर की थी। कहती है नहीं मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, तुम कौन हो। वरीम कहती है नहीं अंदर।
आलिया कहती है और आज मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और मुझे अच्छा सा कोई काम दे दें, यानी आपको मेरी कोई भी ज़रूरत हो अपने घर में प्लीज़ मुझे रख लें। यल्दिज़ कहती है आलिया आई एम रियली सॉरी पर मेरे पास कोई काम नहीं तुम्हारे लिए। यहाँ पर आलिया की यल्दिज़ तरले मिन्नतें करती है कि प्लीज़ मैम प्लीज़ आप कुछ तो सोचें, शायद कोई काम हो मेरे लायक। यल्दिज़ फिर आलिया को रख लेती है काम पर। यहाँ पर इमेजिनेशन से हट के आलिया कहती है तुमने मुझे काम पर रखा है, मुझे, यानी अब मैं तुम्हारे अंडर काम करूँगी, तुमने ऐसी इमेजिनेशन भला बनाई भी कैसे। यहाँ पर यल्दिज़ आलिया का तारुफ कराती है दुआन से। यहाँ पर दुआन बिना किसी के कुछ कहे हुए कहता है कि मैं यल्दिज़ से बहुत प्यार करता हूँ, यल्दिज़ मेरी बहुत केयर करती है। आलिया परेशानी से उसको देखती है कि ये बुड्ढा कह क्या रहा है। यहाँ पर यल्दिज़ अंदर ही अंदर खुश हो रही है क्योंकि ये पहले आलिया का शोर था और अब यल्दिज़ का शोर है। आलिया कहती है एक मिनट, ये क्या हुआ, दुआन ने एकदम से क्यों कह दिया कि वो तुमसे प्यार करता है। इस स्टोरी में तो कुछ अच्छी चीज़ें थी, यानी कुछ सोचने वाली। तुम्हारी स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आदमी जो तुम्हारे प्यार में पागल है। यल्दिज़ कहती है अभी रुको ज़रा, अभी आगे भी स्टोरी है। यहाँ पर यल्दिज़ दुआन से कहती है मेरी जान मुझे बहुत सारे काम है, मैं चलती हूँ। आलिया से कहती है एंदारे मैं जा रही हूँ, इनका ख्याल रखना। यल्दिज़ के जाते ही आलिया दुआन को भड़काना शुरू कर देती है यल्दिज़ के खिलाफ। ये कहती है आप बहुत अच्छे इंसान है। यल्दिज़ आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, यानी मैंने उनको कहते हुए सुना था कि आप बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है, वो आपकी बुराइयां कर रही थी और बच्चों का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे बर्बाद करने पे लगी रहती है। और ज़ैनब ये सब सुन लेती है कि कैसे आलिया दुआन को यल्दिज़ के खिलाफ भड़का रही होती है। फटाफट यल्दिज़ के पास जाती है और कहती है देखो ज़रा आलिया ने अपनी औकात दिखा दी, मैंने उसको काम दिया और तुम्हारे ही खिलाफ तुम्हारे शोर को भड़का रही है। यल्दिज़ कहती है एक मिनट क्या कह रही हो तुम। फिर ज़ैनब बताती है कि कैसे आलिया दुआन को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही थी, ये कह के कि तुम्हें किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं है और तुम उसकी बुराइयां करती रहती हो हर वक्त। यल्दिज़ कहती है तुम परेशान मत हो, मैंने हर चीज़ सोच रखी है कि इसके साथ क्या करना है मुझे। यहाँ पर आलिया कुंवर से कहती है तुम फिक्र मत करो, देखना बहुत जल्द हम एक मेंशन में होंगे, यानी मुझ जैसी औरत एक इतने घटिया घर में कैसे रह सकती है। मैंने अपना काम शुरू कर दिया और बहुत जल्द देखना हम लोग भी मेंशन के अंदर होंगे और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और कहता है आपा मुझे आपकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं है और मुझे यकीन है कि आप जो कह रही हैं ऐसा ही होगा। यहाँ पर दिखाते हैं कि यल्दिज़ के प्लान के मुताबिक वो आलिया से कहती है कि दुआन का एक दोस्त है, वो चाहते हैं कि उनके दोस्त को नेशनैलिटी मिल जाए। दुआन तुम्हारी ये भलाई कभी भूलेंगे नहीं, देखना तुम बहुत ज़्यादा मालोमाल हो जाओगी। यल्दिज़ कहती है अगर तुम ये काम नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से कह दूंगी, वो तुम्हारा ये काम बिल्कुल अच्छा से करेगी। आलिया दिमाग में सोचती है कि क्यों ना मैं ही ये काम कर लूँ, दुआन की नज़र में अच्छा बनने के लिए मुझे ये करना ही होगा। यल्दिज़ कहती है कि काम हो जाने के बाद तुम उससे डाइवोर्स ले लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आलिया यल्दिज़ के इस काम के लिए मान जाती है, उसको नहीं पता कि उसके तो आगे होना क्या वाला है। यहाँ पर यल्दिज़ एक बुढ़े सिलाई वाले के पास आती है, उससे पैसे देती है कि तुम्हें इस औरत से शादी करनी होगी और तुम्हें इसको कभी तलाक नहीं देनी। अगर वो मांगे भी तो तुम उसकी बात टालते रहना और हर साल तुम्हें मैं पैसे भेजा करूँगी जब तक तुम्हारी शादी कायम रहेगी। हाँ, शादी के बाद तुम उसको ये बातें बता सकते हो। यहाँ पर आलिया उदास बैठी होती है। दिखाते हैं कि आलिया की सिलाई वाले बुढ़े से शादी हो जाती है, यानी क्या ख्वाब सोचे थे और क्या पाए। यल्दिज़ की इमेजिनेशन आलिया की इमेजिनेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। आलिया कहती अच्छा तो तुमने मेरी एक कपड़े सीने वाले से शादी करा दी, यानी तुमने मेरी शादी कराई और मैं वहाँ पर चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसाओ मत, हाँ हाँ हाँ। यल्दिज़ कहती है अच्छा तो तुम मेरी कसाई वाले के साथ शादी करा सकती हो लेकिन मैं तुम्हारी सिलाई वाले के साथ शादी नहीं करा सकती। तुम करो तो ठीक, हम करें तो गलत बात है। अच्छा चलो हर चीज़ छोड़ो, वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने भी तो तुम्हारी जान बचाई थी और ना मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ ना तुम मेरे बगैर रह सकती हो। आलिया यल्दिज़ को एक्सप्रेशन देती है, कहती है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, सही है, हम दोनों एक दूसरे की जान बचाई और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इस कहती है अच्छा चलो जल्दी करो, जल्दी से बिल मंगाओ ताकि हम लोग बिल पे करो यहाँ से जाएँ। वैसे भी हम लोग फिनाले में जाने वाले हैं, क्या तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो। हाँ मैं रेडी हूँ। और दिखाते हैं दोनों की शक्लें। नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड्स होंगी, इसलिए तब तक के लिए ओके बाय बाय।